जब आप किसी खतरनाक जानवर के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सा जानवर आता है? शार्क, मगरमच्छ, क्लाउन्स? खैर, आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता आता है। जी हाँ, कुत्ते इस ग्रह पर चौथी सबसे घातक प्रजाति मानी जाती है और हर साल दुनिया में होने वाली लगभग 35,000 मौतों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। किसी को इस बात से आश्चर्य नहीं होगा कि इंसान ने ही दूसरे जानवरों की तुलना में कुत्तों को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो दोस्तों, क्रूर बुलडॉग की प्रजाति से लेकर विनाशकारी डोबर्म्स तक, हम इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे आक्रामक रक्षक कुत्तों के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। रेवेनस रॉटीज। तो चलिए दोस्तों, कुत्तों के एक अद्भुत ग्लैडिएटर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है, जब रोमन के कुछ सैनिक उत्तरी यूरोप में ऐसे मार्च कर रहे थे जैसे वे लोग उस जगह के असली मालिक हों। मुझे लगता है उनके पास बहुत सारे गॉल थे। खैर, ये इतिहास प्रेमियों के लिए एक मजाक था। तो आपको बता दूं कि सैनिकों के साथ साथ एक रोमन मास्टिफ भी चल रहा था, जिसे मोलुसस के नाम से जाना जाता था। ये एक किस्म का लेजेंडरी कुत्ता था जिसे अक्सर खेती और लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो रोमन सैनिकों का ये कैंपेन पथ दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अब रोटवेल से होकर जाता था। तो जैसे जैसे सेंचुरियन आगे बढ़ते गए, इनके कई सारे विशाल मस्टिफ पीछे रह गए, जिन्हें फिर स्थानीय लोगों ने पकड़कर उनका पालन पोषण किया। मस्टिफ प्रजाति फिर वहां के स्थानीय देशी शीप डॉग्स के साथ घुल मिल गई और इनके आपस में मिलने की वजह से ही फिर से रॉटवीलर का जन्म हुआ। माना जाता है कि मॉडर्न रॉटवीलर बड़े और बहुत ही मजबूत कुत्ते होते हैं, और आपको बता दूं इनकी लंबाई लगभग 27 इंच तक होती है और इन विशाल जानवरों का वजन लगभग 110 पाउंड होता है, जो छोटे आम कुत्तों से 6 गुना ज्यादा भारी है, जैसे कि डच शुंड्स। इनके शानदार आकार का मतलब है कि विशेष रूप से ट्रेनिंग दिए जाने पर यह कुत्ता लगभग 1000 पाउंड तक का वजन घसीट सकता है। भाई, कई सारे स्रोतों से यह भी पता चलता है कि कुछ रेयर बड़े कुत्ते तो लगभग 15,000 पाउंड तक का वजन घसीट सकते हैं, जो एक छोटी सामान्य कार के वजन से लगभग 4 गुना ज्यादा है। खैर, ये सुनने में मुझे बहुत ही झूठ लगता है, लेकिन ये देखते हुए कि रॉटवीलर का इस्तेमाल उनकी मूल भूमि में गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था, ये पूरी तरह से अनुचित तो हो ही नहीं सकता। माल ढोने के साथ साथ उन्हें सुनने और रखवाली के लिए भी ट्रेन किया जाता था, जिसके कारण आज भी कई लोग इन्हें अपने घरों की रखवाली करने के लिए पालते हैं। भाई, जरा इस कुत्ते की सुरक्षात्मक एक तो देखिए, जब उसने एक अनजान कोयोट को अपने मालिक के आंगन में भटकता हुआ पाया। Ollie! Oliver! ये डरा देने वाला नजारा था, लेकिन रॉटवीलर दृढ़ता से अपनी बात पर अड़ा रहा। तो अब इनके नस्लों की लोकप्रियता असल में 1990 के दशक में चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि रॉटवीलर की बढ़ती हुई मांग के कारण इन्हें पैदा कराने वालों ने कुत्ते के स्वास्थ्य या स्वभाव की परवाह किए बिना पिल्लों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। और ये कहना उचित होगा कि ये कुत्ते कभी कभी थोड़े ज्यादा ही सुरक्षात्मक साबित हो सकते हैं। Oh, we do. Mama, we just got it. I have one more. One more? Yes. Zena! 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 Sorry. मजाक को एक तरफ रखते हुए बता दूं कि इस लापरवाह व्यवहार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 2005 से 2017 के बीच रॉटवीलर कुत्तों द्वारा किए गए हमलों के कारण लगभग 45 मौतें हुई थीं, जो उस समय अमेरिका में सभी घातक कुत्तों के हमलों का लगभग 10.4% था। अगर ये बात अभी भी आपको ज्यादा बुरी नहीं लगी तो आपको बता दूं कि कुल मिलाकर लगभग 666 घातक हमले रॉटवीलर द्वारा किए गए थे, जो साल 1982 से 2021 तक के आंकड़े हैं। अशुभ के बारे में बात करें तो खराब प्रचार और ना तैयार मालिकों के कारण दुनिया भर में इन कुत्तों की रेपुटेशन बहुत ही खराब हो गई, और कुछ लोग तो इस लोकप्रिय गलतफहमी पर भी विश्वास करते हैं कि इस नस्ल का इस्तेमाल कभी लड़ने के लिए किया जाता था। भाई, अगर इनकी देखभाल और ट्रेनिंग अच्छे से हो ना, तो रोटवीलर बिल्ली के बच्चे की तरह कोमल भी हो सकते हैं। मिस अमेरिकन डाई। मेरे बारे में हर कोई यही सोचता है कि मैं एक दयालु फ्रेंडली इंसान हूँ, लेकिन यार, मैं इस तरह से नहीं पहचाना जाना चाहता। मैं एक तेज तर्रार बैड गाय के रूप में दिखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि उस तरह की रेपुटेशन को यूट्यूब पर स्वादिष्ट स्नैक्स और जानवरों के प्यारे बच्चों के बारे में वीडियोस बनाते हुए हासिल नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि किसकी प्रतिष्ठा खराब है? जी हाँ, अमेरिकी पिटबुल टेरियर की।
पिटबुल हष्ट-पुष्ट कुत्ते हैं। इन कुत्तों की लंबाई लगभग 22 इंच तक होती है और उनका वजन 80 या 90 पाउंड तक हो सकता है। कुत्तों की इस नकारात्मक प्रतिष्ठा के कारण ही दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पिटबुल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे कि यूके, रशिया और स्पेन। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये कुत्ते खतरनाक होते हैं और इन्हें ट्रेन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि पिटबुल एक बेकाबू जानवर है जो बच्चों को खा जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रतिष्ठा इन्हें मुफ्त में मिली। आपको बता दूं 1982 से 2021 तक अमेरिकी पिटबुल प्रजाति के कुत्ते 7,772 हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें से 5,331 जख्मी थे और 561 की मौत हो गई थी, और वो भी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब यह है कि कुत्तों के सभी घातक हमलों में 65.6% पिटबुल द्वारा किए जाते हैं। सिर्फ साल 2005 से लेकर 2017 तक पिटबुल के भयानक हमलों से लगभग 284 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हे भगवान, भाई ये कुत्ता इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? आपको बता दूं, इस नस्ल के साथ मालिकों द्वारा जानबूझकर दुर्व्यवहार किए जाने का एक लंबा इतिहास है, जिसके कारण ये ज़्यादा आक्रामक बन जाते हैं। हालांकि ये उन्हें रक्षा करने वाले कुत्तों में बदल सकता है, लेकिन कभी कभी यहाँ क्रूरता की सीमा पार हो जाती है और इस नस्ल के कुत्तों ने बेचारे लोगों को भयभीत कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे कुत्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। अगर देखें तो 80 और 90 के दशक में पिटबुल को बुलडॉग के साथ ब्रीडिंग कराई जाती थी, जिससे बिल्कुल एक नई किस्म की ब्रीड गार्ड डॉग पैदा हो गई, जिसे अमेरिकन बुली कहते थे। और यहाँ मैं रीजना जॉर्ज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बुली अपने पिटबुल पूर्वजों से मिलते जुलते हैं, लेकिन गंभीर रूप से पंप किए गए फ्रेम के साथ। बुलियों का वजन लगभग 130 पाउंड तक हो सकता है, जो कि उन्हें दूसरी किस्म की बड़ी नस्लों की तुलना में दोगुना भारी बनाता है, जैसे कि डालमाटिया ब्रीड। और ये लगभग उतना वजन है जितना कि एक एवरेज 5 फीट 4 इंच की महिला का होता है। अफसोस की बात है कि इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग को चौंका देने वाली स्थिति तक पहुंचाने के लिए अक्सर कुत्ते की स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखना होता है, क्योंकि कुछ बुली अपनी मांसपेशियों के भारी वजन के साथ मुश्किल से चल पाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हाल ही के कुछ सालों में अमेरिकी बुली ने ब्रिटेन में अपनी खूबियों के साथ लोकप्रियता हासिल की। और मज़ेदार तथ्य जो नहीं है वो ये कि साल 2022 ब्रिटेन में घातक कुत्तों के हमले के मामले में अब तक का सबसे घातक वर्ष साबित हुआ है। 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और इनमें से अमेरिकी बुलीज 6 मौतों के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन याद रखें, एक कुत्ता यह दर्शाता है कि उसका मालिक कैसा है, और निजी तौर पर कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मालिक उन कुत्तों को पालने लायक थे। बारबरस बेल्जियन। लोगों को तरह तरह की प्रभावशाली चीज़ें करते हुए देखकर मुझे हमेशा ही आश्चर्य होता है और सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन के साथ क्या कर दिया। लेकिन एक कुत्ते को मुझ पर हावी होते हुए देखना, ये मेरे लिए एक नई कमी है। ये बेल्जियन शेफर्ड है और ये एक भयानक उपलब्धि हासिल करने वाला जीव है। इसके अंदर की क्षमता से ये 26 इंच तक लंबा हो सकता है और इसका 66 पाउंड तक आसानी तक वजन पहुंच सकता है। ये कुत्ते तेज और एथलेटिक हैं और हवा में 6 से 8 फीट तक कूदने में सक्षम होते हैं। साथ ही वे बुद्धिमान, चौकन्ने और सतर्क भी होते हैं। ठीक है, ये जीव बिल्कुल मेरे विपरीत है। बेल्जियम शेफर्ड को सबसे पहले किसानों द्वारा उनके भेड़ों की निगरानी और भेड़ियों के हमले से बचने के लिए ब्रीड किया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे शक्तिशाली हैं। हालांकि समय के साथ 4 अलग अलग किस्म की ब्रीड सामने आई: ग्रो एनेंडेल, टेरव्यूरेन, मालिनओय और लेकेनओय। ये कुत्ते इतने प्रभावशाली साबित हुए हैं कि इन्हें न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस द्वारा नौकरी पर रखा गया था और आज तक FBI द्वारा इन्हें व्हाइट हाउस की सुरक्षा में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लोगों की तरह ही बेल्जियम के शेफर्ड्स भी परफेक्ट नहीं है। अमेरिका और कनाडा में मालिनोय कुत्तों की किस्म की प्रजाति यहाँ 7 हमलों के लिए जिम्मेदार थी, जो साल 1982 और 2021 के बीच हुए थे। अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले बेल्जियम शेफर्ड की एक कहानी दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क से आती है, जहाँ K9 किलर नामक एक कुत्ता रहता था। K9 का इस्तेमाल क्रूगर पार्क की स्पेशल ऑपरेशंस टीम द्वारा शिकारियों को सूंघने और पकड़ने के लिए किया जाता था, जो कि गैंडों को उनके सींगों के लिए मारने की कोशिश करते थे। आपको बता दूं कि बेल्जियम के इन शेफर्ड के साहस और समर्पण के कारण इनमें से लगभग 115 अपराधियों को पकड़ लिया गया था और उनके इन प्रयासों के लिए K9 को PDSA नाम के एक स्वर्ण मेडल से जनवरी 2016 में सम्मानित किया गया था। यार, भले ही मेरा पूरा जीवन मेरे आगे बढ़ा हो, लेकिन मुझे संदेह है क्या मैं कभी इन शानदार फिडों से आगे निकल पाऊंगा। हालांकि आप जानते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो एक मेलेनॉइस नहीं कर सकता। उन लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना। ये कुत्ते स्पष्ट रूप से जितने होशियार हैं ना,
उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा है कि ऐसा कैसे करना है, इससे पहले कि उनको कोई ये बात सिखा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोबरमन वध। क्या आपको कभी किसी मतलबी बच्चों ने कभी चुना था? मुझे यकीन है चुना होगा। भाई पिछला महीना मेरे लिए काफ़ी कठिन था। शायद मुझे अपने हमलावर कुत्ते को इंजीनियर करना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही काम टैक्स कलेक्टर लुइस डोबरमैन ने किया, जो आज के आधुनिक जर्मनी के अपोल्डा शहर में 19वीं सदी में रहता था। हालांकि टैक्स कलेक्टर होने के नाते डोबरमैन ज़्यादा लोकप्रिय आदमी नहीं था, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये थी कि वह हर किसी के पैसे लेकर पूरे शहर में घूमता था। इसलिए लुटेरों के लिए वो एक आसान लक्ष्य था। तो ज़रा इसके वो पैच से गुजरने के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोबरमैन ने निर्णय लिया कि उसे सुरक्षा की ज़रूरत है, और सौभाग्य से वो पार्ट टाइम काम के लिए कुत्ते पकड़ने वाला बन गया। तो डोबरमैन ने जो पकड़ा था उससे एक क्रूर दिखने वाला सुपर कुत्ता पैदा किया। तो आखिर वो था क्या? एक चिहुआहुआ? जी नहीं, निसंदेह ये एक डोबरमैन था। इन जनाब के कंधे 28 इंच तक ऊंचे और इसका वजन 88 पाउंड तक होने के साथ साथ इन कुत्तों के अंदर क्रूरता, गति और निर्दयता का एक भंडार होता था, जो ये टैक्स कलेक्टर चाहता था। हालांकि लुई डोबरमैन की मृत्यु 1894 में हुई, लेकिन उनकी नस्ल उसके बाद भी जीवित रही। और इसके बाद डोबरमैन की चुनिंदा आक्रामकता की विशेषता 1800 के दशक के बाद से कभी कम नहीं हुई है। 1982 और 2021 के बीच ये कुत्ते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 23 हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें से 8 काफ़ी घातक थे। जैसे देखते हुए आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुत्तों के दांत कितनी अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। किसी जानवर को पकड़ते समय कुत्ते के सामने के इंसिरस पकड़ बनाए रखते हैं, जबकि उनके कैनीज या नुकीले दांत उसे काटने का काम करते हैं। भागने के लिए भी शुभकामनाएं। डोबरमैन की काटने की शक्ति थी 245 और 300 psi के बीच। आपको बता दूं कि आम कुत्ते की काटने की औसत फोर्स 230 से 250 psi के बीच होती है, लेकिन डोबरमैन कुछ एक्स्ट्रा क्रंच पावर के साथ आता है। उनके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके मोलर्स में हड्डी तोड़ने की क्षमता होती है। इसलिए जब वे कुछ खाते हैं तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता, और जब वे गुर्राते हैं तो एकदम भयानक दिखते हैं। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ बाईं ओर डोबरमैन ने खौफनाक थूथन पहना हुआ है, और दाईं ओर हंगेरियन मुड़ी ने पाइन कोन कैरी किया हुआ है। तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना आप। अटैकिटा इनू। अगर आप बर्फीली चोटियों का आनंद लेने के लिए जापान के तोहोकू इलाके की तरफ जाते हैं तो आपकी मुलाकात माटागी लोगों से हो सकती है, और वे शायद पूछेंगे कि आपने इस तरह से स्पेसिफिक वोकेशनल स्थान पर आने का निर्णय कैसे किया। यहाँ रहने वाले माटगी लोग ने इस विश्वासघाती भूमि को बहुत सदियों से अपना घर माना, लेकिन क्योंकि पहाड़ों में किराने की दुकानें पाना मुश्किल है, इसलिए माटगी अपने आसपास की भूमि को ही आबाद करके अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। शिकारी इन जंगली जानवरों के साथ शिकार का खेल खेलते हैं, जैसे कि जंगली सुअर, हिरण और भालू। रुको तो, आखिर में उन भालुओं को कैसे मार गिराते थे? खैर, लगभग 1000 साल पहले इन साहसी शिकारियों ने इन खतरनाक माटागी इनू को पालना शुरू कर दिया था, ताकि वे उनको शिकार करके मार गिराने में मदद करें और इन विशाल जानवरों से उनकी रक्षा करें। अब जरा थोड़ी तेजी से टोकुगावा के एरा के 1600 के दशक की ओर रुख करते हैं, जहां जापानी कुलीन वर्ग ने इन माटागी की नस्ल का विकास करना जारी रखा, जिससे मॉडर्न जीव का जन्म हुआ, जिसका नाम अकिटा है। पूरे दशक के दौरान वहां के लोगों ने अकिटा को एक प्रभावशाली रक्षक कुत्ते और शिकार साथी के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि आज के दिन अकिटा प्यारे प्यारे पिल्लों की तरह दिख सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये जीव भालू को नीचे गिराने का काम करते थे। आमतौर पर अकिटा के कंधों की ऊंचाई 28 इंच तक होती है, और इस विशाल जीव का वजन लगभग 110 पाउंड पहुंच जाता है। हालांकि सुनने में यह भी आया है कि अमेरिकी वेरिएंट का वजन उनके जापानी भाई बहन की तुलना में लगभग 30 पाउंड ज़्यादा होता है। ये अंतर तब पता चला जब यूएस का एक सिपाही जापान से अपने घर वापस लौटा और अपने साथ एक शक्तिशाली रोवर को लेकर आया। कई सारी दूसरे कुत्तों की प्रजातियों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद अमेरिका के अकिटा का जन्म हुआ। ये विशाल कैनाइन, बड़े चौकोर सिर के साथ बड़ा हुआ। कुत्ते की नेशनैलिटी को ध्यान में रखे बगैर अकिटा अभी भी निडर फिडो है, जो लड़ाई से पीछे नहीं हटते। लेकिन दुर्भाग्य से इसके इस इंस्टिक्ट के परिणाम स्वरूप 8 मौतें हुई हैं, जिसके लिए यह प्रजाति पूरी तरह से यूएसए में साल 1982 से 2013 तक की जिम्मेदार रही है। इसका इतना खतरनाक होने का कारण यह है कि उनका काटना दूसरे कुत्तों की तुलना में कहीं ज़्यादा गंभीर है। अकिटा के कैंची जैसे आकार के जबड़े को जोर ज़बरदस्ती से खोलना काफ़ी कठिन हो जाता है जब एक बार में ये किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, जिसका अर्थ है कि ये कुत्ता अक्सर खुद अपने शिकार को छोड़ने का निर्णय लेता है, जो कि हमेशा होता नहीं है।
शायद ये सब सुनने के बाद मैं तोहोकू क्षेत्र की उस यात्रा पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भैया मुझे भालू समझ लिया जाए। अलाबाई बाई। क्या आपने कभी उस तरह की सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिनमें एक आदमी को किसी दूर दराज इलाके में बीच रास्ते पर छोड़ दिया जाता है और इसे किसी तरह वहां जीवित रहना पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि मैं शायद ही कभी बच पाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक कुत्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जो बेयर ग्रिल्स को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, एलेबी इस नेक शिकारी कुत्ते को मध्य एशियाई शेफर्ड कुत्ते के नाम से जाना जाता है, या इससे भी अच्छा इसे कूल नाम वुल्फ क्रशर के नाम से जाना जाता है। सच में इस तरह के नाम के साथ क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है? चिंता मत करो, मैं फिलहाल नहीं रुकूंगा। ये विशाल कुत्ते आज के दिन दुनिया में कुत्तों की सबसे पुरानी नस्लों में से एक हैं। ये इतने पुराने हैं कि कहा जाता है इनकी जीनियोलॉजी आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई है। कैस्पियन सागर से होते हुए चीन और दक्षिणी यूराल से लेकर अफगानिस्तान तक फैले हुए क्षेत्र में रहने वाले इन कुत्तों को मनुष्यों द्वारा पहले पाला नहीं गया था, बल्कि ये नेचुरल सिलेक्शन से पैदा हुआ एक खास प्रोडक्ट है, जिसके बाद इस नस्ल को खानाबदोश लोगों ने अपनाया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल अपने पालतू जानवरों को चोरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया। भालू पकड़ने के लिए? वो एक दृढ़ पिल्ला है। हालांकि एलेबी अपने परिवार में से एकमात्र बड़ी जीव नहीं है। ये बहुत हद तक अपनी जैसे भयानक नस्ल तिब्बती मस्टिफ से मेल खाते हैं। हाँ, कठोर इलाकों में पले बड़े होने के कारण एलेबी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहने के लिए सुइटेबल बन गए थे। चाहे कितनी भी गर्मी हो या भीषण ठंड हो, यह प्राचीन कुत्ता इसे आराम से संभाल सकता है। इस जीव के कंधे की ऊंचाई लगभग 28 इंच तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 110 पाउंड हो सकता है, जिसके साथ ये कुत्ते डरावने रक्षक बन जाते हैं। वे अपने परिवारों के वफादार रक्षक माने जाते हैं, लेकिन उनका नेचर टेरिटोरियल होने के कारण उनको ट्रेन करने का काम मुश्किल बनाता है। इसके अलावा उनकी इंस्टिक्ट उन्हें अजनबियों के प्रति भी और ज़्यादा सस्पिशियस बना देती है। सभी तरह के गुणों का यह मिश्रण उनको प्रभावी बनाता है। अगर इतने खतरनाक रक्षक कुत्ते होने के बावजूद भी वे किसी तरह के हमले के लिए जिम्मेदार आज तक साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी डेनमार्क में इस नस्ल पर बैन लगा दिया गया। डेनिश लोग इस वफादार कुत्ते से कितने डरे हुए हैं? ये कुत्ते किसी के लिए भी एक भयानक खतरा और हत्यारा साबित हो सकते हैं। एक बार जब वे अपने किसी दुश्मन को पकड़ लेते हैं और पुलिस आकर आपको बुलाती है, तो आप बस उनको यही बता सकते हैं कि भैया क्षमा करें ऑफिसर, मेरे पास एक एलिबी है। हीलर्स पर स्नैपिंग। पिज्जा पर अनानास, तला हुआ चिकन और वफल, जैतून का तेल और आइसक्रीम, ये सभी कुछ अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन है जिनके बारे में कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन निजी तौर पर मुझे ये सब थोड़े कम एक्सेंट्रिक महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी कॉम्बिनेशन हॉल हीलर के सामने कुछ भी नहीं है, जो एक जंगली डिंगो और शीप डॉग के बीच का मिश्रण है। ये घातक नस्ल एक आदमी की रचना है। जी हाँ, थॉमस हॉल ये किसान था जो 19वीं सदी में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में अपने दिन बिताता था। ऑस्ट्रेलिया, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। हॉल एक ऐसा सख्त कुत्ता पालना चाहता था जो उसके मॉल मवेशियों को ऑस्ट्रेलिया की क्रूर धूप में चरा सके। उसके अंग्रेजी शीप डॉग्स ये काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे तपती गर्मी में जल्दी थक जाते थे। इसलिए हॉल ने कुछ डिंगो ले लिए जिसने उनको पाला, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से एक मनोरोगी भी था, और फिर उसने उन्हें अपने शीप डॉग के साथ ब्रीड कराया, और इस हाइब्रिड को हॉल हीलर कहा जाता था। और ये आज के ऑस्ट्रेलियाई मवेशी कुत्ते के पूर्वज हैं। ऑस्ट्रेलियाई कैटल कुत्तों को हीलर के रूप में इस कारण भी जाना जाता है क्योंकि वे अक्सर मवेशियों की एड़ी को काटते थे। इनके कंधे 20 इंच लंबे होने के साथ उनका वजन केवल 44 पाउंड के आसपास होता है। वे हमारे द्वारा अभी तक देखे गए दूसरे कुत्तों की तरह बड़े और भारी नहीं है, लेकिन भले ही उनके वजन में कमी थी, पर धैर्य वाले और बुद्धिमान होने के कारण वो कमी पूरी हो जाती है। लेकिन इन्हें अगर ठीक से ट्रेनिंग प्रदान ना हो तो वो उबाऊ हो जाते हैं। जब ये अंडर स्टिमुलेटेड होते हैं तो ये कुत्ते विनाशकारी और खतरनाक बनकर काम करते हैं। यही कारण है कि साल 1982 से लेकर 2021 तक ये कुत्ते लगभग 32 हमलों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जिम्मेदार थे। भाई मेरे साथ भी वाव फैक्ट्स में कुछ बहुत तेज तर्रार कोवर्कर्स हैं। हो सकता है कि किसी में डिंगो जितना गर्म खून हो। हाँ, स्लो ब्रेक सूमो। तो दोस्तों, आपने सूमो कुश्तों के बारे में सुना ही होगा, जिसमें दो बड़े लोग एक छोटी रिंग में कदम रखते हैं, फिर पागलों की तरह कुश्ती करते हैं। क्लासिक मनोरंजन है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कुत्ते भी सूमो पहलवान हो सकते हैं? लेकिन भाई कुत्ते को खेल में शामिल होना नियमों का विरुद्ध है। Ain't no rules said the dog can't play basketball. जरा इस टोसा इनू से मिलिए। ये जापानी लड़ाकू कुत्ता है जिसका इतिहास भी उसकी आत्मा की तरह उभरा है। टोसा से ओरिजिनेट होने वाली इस किस्म की नस्ल को लोगों द्वारा 150 सालों पहले डेवलप किया गया।
और फिर दुनिया में इसकी लोकप्रियता 1920 में बढ़ गई, जो कि एक इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं था। और साथ ही ये देश में डॉग फाइटिंग की लोकप्रियता का चरम सीमा थी। देसी कुत्तों को मस्टिफ, बुलडॉग, सेंट बर्नार्ड्स और ग्रेट डेन्स के साथ मिलकर इस विशाल जीव का जन्म हुआ। इस 26 इंच लंबे कुत्ते का वजन 200 पाउंड तक हो सकता है। ये गोल्डन रिट्रीवर के वजन से लगभग 4 गुना ज्यादा है और इसका वजन 6 फीट 3 इंच लंबे आदमी का होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसने नस्ल को काफी डराने वाला लड़ाकू बना दिया। जबकि कई देशों में कुत्तों की लड़ाई पर बैन लगा हुआ है, लेकिन ऐसे अभी भी जापान के कई इलाके हैं और पशु अधिकार समूहों की चिंताओं के बावजूद भी प्राइज फाइटिंग कुत्ते का मालिक होना यहाँ विश्वसनीय रूप से लाभदायक हो सकता है, क्योंकि चैंपियन को उनकी ब्रीडिंग पोटेंशियल के लिए 6 अंकों की कीमत मिलती है। जरा इस योद्धा पर अपनी नजर डालो जो उसका पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इस सब के कारण ही टोसस को सूमो कुत्ते का उपनाम मिल गया। मैं यहाँ कुत्तों की लड़ाई का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सेक्शन जापानी कुत्तों की लड़ाई वेस्ट की अवैध लड़ाइयों से बिल्कुल अलग है। जापानी कुत्तों की लड़ाई का लक्ष्य एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि एक कुत्ते का लक्ष्य अपने अपोनेंट को घायल किए बिना उसे नीचे गिराना है। अगर वेट्स को चोट का कोई भी लक्षण दिखे तो लड़ाई रोकने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं और दर्शकों को भी दाव लगाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। हालांकि इन उपायों के बावजूद टोसा को अभी भी लड़ाकू होने के लिए ब्रीड किया जाता है। इसका मतलब है कि वे अपने तरह के लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए भाई। हालांकि आज तक उनसे जुड़े हुए किसी भी हमले की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद टोसा कई सारे देशों में बैन है, जिस लिस्ट में शामिल है यूके, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हालांकि जिन जगहों पर वे लीगल रहे हैं वहां टोसास को उनकी लड़ाकू इंस्टिंक्ट के आधार पर खतरनाक रक्षक कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैंने कभी सूमो कुश्ती करना शुरू की ना, तो मेरा विश्वास करो मेरे पास शारीरिक गठन है, लेकिन मैं कुत्तों के साथ कभी भी नहीं बढ़ना चाहूंगा भाई। ब्राजीलिरो हत्यारा। तो आइए अपने दिमाग को जरा वापस ब्राजील की 17वीं सदी में लेकर के चलते हैं, जहां पर यह एक आसान काम है जिसे हम सभी लगातार करते रहते हैं। मुझे यकीन है 17वीं शताब्दी में ब्राजील में प्लांटेशन मालिकों को एक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पाले गए पशु जगुआर और दूसरे शिकारियों के लिए शिकार बनने लगे थे। इसलिए उन्होंने भी वही किया जो इस वीडियो में अब तक दिखाए गए हर एक शख्स ने किया। जी हाँ, उन्होंने इस काम के लिए एक सुपर डॉग को तैयार किया। इसका जन्म बुलडॉग, मास्टिफ और ब्लड हाउंड के मिश्रण से होने के कारण फिला ब्रासीलिरो एक घातक बल वाला कुत्ता बना। इन जनाब की ऊंचाई 30 इंच तक हो सकती है, जिसके कारण इसका विशाल वजन 110 पाउंड हो सकता है और इसके भागने की गति 35 मील प्रति घंटा होने के साथ साथ ये शक्तिशाली कुत्ते बड़ी बिल्लियों का पीछा करने के लिए एकदम सही है। हालांकि इस नस्ल की परेशानी की कहानी की बस ये शुरुआत भर है। आपको बता दूं, फिलार पोर्टुगीज से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है पकड़ना या जकड़ना, और इन कुत्तों को यह नाम एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कारण से मिला। आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी के दौरान ब्राजील में स्लेवरी बहुत हद तक लीगल चल रही थी। अगर कोई भी स्लेव उनके प्लांटेशन से भाग जाता था तो उनका पीछा करने और उनको पकड़ने के लिए फिला को छोड़ दिया जाता था। फिला की काटने की दर्दनाक शक्ति 400 psi से ज्यादा है, जो ज्यादातर कुत्तों और भेड़ियों के काटने वाली फोर्स से ज्यादा है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें जो आक्रामक और डोमिनियरिंग नेचर समाया हुआ ना, उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस नस्ल के कुत्ते भी कई सारे देशों में बैन है, जिनमें यूके भी शामिल है। अब आपको लगता होगा ये आंकड़े ब्राजीलियाई लोगों को परेशान कर देंगे, लेकिन वो इसके बारे में उत्सुक हैं। अपने मालिकों के प्रति फिला की लॉयल्टी के बजाय ब्राजीलियाई लोग कहते हैं फिला जितना वफादार, मालिक भी उतना ही है। हालांकि ये प्रेम से भरा स्वभाव अजनबियों के लिए अप्लाई नहीं होता। फिला को उन लोगों द्वारा छुए जाने से नफरत है जिनको वो नहीं जानते। उस इनबिल्ट शिकार इंस्टिंक्ट के कारण ये कुत्ते दूसरे पालतू जानवरों के साथ घुल मिल नहीं पाते, जैसे कि बिल्लियां या यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चे। बाप रे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ आपकी भुजाओं से जुड़े रहें, तो मेरा सुझाव है कि इन कुत्तों को सहलाने की इच्छा दिल में मत लेकर आना भाई। बोअर बूट। भाई जरा कल्पना कीजिए कि आप एक डायमंड माइनिंग कंपनी के मालिक हैं और आपको अपने बेशकीमती रत्नों की सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कैमरा इंस्टॉल करेंगे? सुरक्षा गार्ड को हायर करेंगे? बोरिंग। आपका बोर बुल के बारे में क्या ख्याल है? अब बात आपके दिमाग में घुसी। इन प्रभावशाली कुत्तों को लंबे 28 इंच तक की इनकी लंबाई जा सकती है। उनका विशाल वजन 200 पाउंड तक हो सकता है, जो बियर के केक से कहीं ज्यादा लंबा और भारी भी है।
इस नस्ल की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां बोअर्स डच सेटलर्स के वंशज अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। अगर आप सोचते हैं कि क्रूर दक्षिण अफ्रीकी धूप में खेती करना आसान था, तो आपको बता दूं बोअर्स को भी पूरे इकोसिस्टम के भूखे शिकारियों से जूझना पड़ा था, जो उनके पालतू जानवरों पर अपनी नजर जमा रहे थे। भाई मैं यहाँ गीदड़ों, शेरों, लकड़बग्घों की बात कर रहा हूँ, जो असली बुरे ग्राहक हैं। तो उन सभी खतरनाक शिकारियों को खत्म करने के लिए बोअर्स ने अपने झुंडों की रक्षा के लिए रक्षक कुत्तों को पालना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ कुछ सबसे कठोर कुत्ते ही कठोर क्लाइमेट में जीवित रह सकते थे, और सिर्फ कुछ सबसे खूंखार कुत्ते ही इन विशाल शिकारियों को डरा सकते थे। जिस काम के लिए बोरबोएल शब्द अफ्रीकी शब्द किसान के कुत्ते से आता है, जो समझ में आता है। हालांकि इस सबकी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये विशाल कॉकटेल किन नस्लों से जन्मी थी, लेकिन वे भयंकर थे। संभव था कि ये उन म्यूट का मिश्रण है जिन्हें लोगों ने यूरोप से लिया था, जिन्होंने बाद में घरेलू कुत्तों के साथ ब्रीड पैदा की, और फिर ये सेटलर्स के कुत्ते बन गए। अब ये सेटलर नहीं थे जो और ज्यादा रक्षक कुत्तों के लिए बेताब हो रहे थे, बल्कि अब ये डी बियर्स हीरा कंपनी थी, जिन्होंने बाद में अपनी खदानों को चोरों से बचाने के लिए ब्रिटेन से बुल मास्टिफ को इंपोर्ट किया था, जिसने बोरबोएल के डीएनए में भी योगदान दिया। एआर आखिरकार डी बियर्स ने बोरबोएल की शक्ति को नोटिस किया और उन्हें अपनी पसंद के हीरे की रक्षा करने वाले कुत्ते के रूप में अपनाया। आज के दिनों में इन दक्षिण अफ्रीकी जानवरों को दक्षिण अफ्रीका के बाहर देखना बहुत ही रेयर है। खैर, अपने कठिन रोजगार के बावजूद बोरबोएल अपने मालिकों के प्रति बड़े सुरक्षात्मक होते हैं। बच्चों के प्रति ज्यादा आकर्षित होने के लिए जाने जाते हैं। इनकी यही ताकत और टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट उन्हें खेतों और खदानों की रक्षा करने में मदद करती है, जो उन्हें शानदार रक्षक कुत्ता बनाती है। ऐसा कहा जाता है कुत्तों को एक कॉन्फिडेंट, प्रभावशाली हैंडलर्स की जरूरत होती है, जो मुझे इन्हें पालने से बाहर कर देता है। भाई जरा कल्पना कीजिए, अगर हमें चिहुआहुआ का इस्तेमाल करके वाव फैक्ट के प्ले बटन की सुरक्षा करनी पड़े तो। कोकेशियान हत्यारा। तो दोस्तों, अगर आप कभी रूसी जेल में बंद होते हैं तो फिर आपका दिन निश्चित रूप से मुझसे बुरा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुंडे, बदमाशों, तंग रहने वाले क्वार्टर और दलिया के लिमिटेड स्वाद के अलावा आपको वहां रक्षक कुत्ते जरूर देखने को मिलेंगे। आइए कोकेशियान ओ चरका से मिलिए, जिसे कोकेशियान शीप डॉग के नाम से जाना जाता है। इन रूसी कुत्ते के कंधों की ऊंचाई आमतौर पर 30 इंच तक होती है। उनका वजन लगभग 154 पाउंड होता है। हालांकि वे इससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए केटबॉम के हैदर को ले लीजिए, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। हैदर की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है और उसका वजन 240 पाउंड से ज्यादा होता है। इस विशाल जीव को देखने के बाद आपको ये सुनकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि इस नस्ल का इस्तेमाल कभी शिकारियों से बचने के लिए किया जाता था। ये भारी भरकम जानवर 2000 साल से ज्यादा समय से अस्तित्व में है, जो काकेशस पर्वत से उत्पन्न हुए हैं। किसान उनका इस्तेमाल अपनी भेड़ों की रक्षा करने, भालू और भेड़ियों से बचने के लिए करते थे। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ठंडा तापमान होता है, इसलिए ये कुत्ते बहुत ज्यादा रोएदार बन जाते हैं। लेकिन इस बात को अपने आप पर हावी नहीं होने देना। इन बुइजर्स की सुरक्षा की स्किल्स का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इन्हें खेतों, जेलों की रखवाली और यहाँ तक कि पूर्वी जर्मनी में बर्लिन की दीवार पर गश्त करने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल 1960 के दशक के दौरान किया गया था। चलो अब बात करते हैं बाइट फोर्स की। मनुष्य की काटने की शक्ति लगभग 162 PSI होती है, जो ज्यादा दर्दनाक नहीं है। लेकिन ओ चरका के बारे में आपका क्या ख्याल है? बता दूं, उनकी काटने की शक्ति है 700 PSI। ये ना सिर्फ हमारे द्वारा अब तक देखे गए किसी भी दूसरे कुत्ते से ज्यादा है, बल्कि ये तेंदुए के काटने की शक्ति से दोगुनी है, जिसकी काटने की शक्ति मात्र 300 PSI है। चौंका देने वाले अंतर के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये कुत्ते सुरक्षा के मामले में तेज हैं, लेकिन फिर भी वे पालतू जानवर के रूप में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। इसके बजाय वे अजनबियों के साथ भी अलग थलग और आक्रामक हो सकते हैं, और खासतौर पर तब जब अति ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जब डोप उन्हें बाहर चैन के साथ छोड़ देता है। मेरा मतलब है, मुझे ये जीव किसी भी तरह से पसंद नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि इन लोगों का स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल और पागलपन भरा होता है, लेकिन वे इतने फ्लफी होते हैं। मैं अभी भी उनको पालतू बनाना चाहता हूँ। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद ये बुद्धिमानी होगी। मैं उनके साथ सुरक्षित दूरी बना करके रखूं। उग्र बुलडॉग। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन में अविलुप्त हो चुके पुराने अंग्रेजी बुलडॉग का इस्तेमाल बुल बैटिंग बर्बर खेल के लिए किया जाता था।
ये जुआरियों और दर्शकों के मनोरंजन के लिए कुत्तों को पूरी तरह से विकसित हुए बैलों से लड़ने के लिए मजबूर करने की प्रथा थी। इस खेल में कुत्ते बंधे हुए बैल की नाक पकड़ लेते थे और तब तक उसे नहीं छोड़ने की कोशिश करते थे जब तक कि बैल को जमीन पर खींचकर गिरा ना दें। ये कुत्ता कोशिश करते करते मर नहीं जाता था। अपने अपोनेंट की तुलना में छोटा होने के बावजूद एक 80 पाउंड का बुलडॉग एक एडल्ट बैल को पकड़कर और उसके शरीर को चारों ओर से घुमाकर उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पलट सकता था। ये कि क्रूर और ब्रूटल नजर आता है। शुक्र है कि यूके ने बुल बाइटिंग को 1835 में बैन कर दिया था। इस खेल के बैन होने के बाद मॉडर्न बुलडॉग को इसकी नस्लें दुनिया में नजर आने लग गईं, जिनमें से खास तौर पर फ्रेंच और ब्रिटिश बुलडॉग कई लोगों को प्यारे लगते हैं। लेकिन इस तरह की नस्लों को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ा, क्योंकि इनका चेहरा कुछ कुचला हुआ जैसा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती थी। इसके कुछ ही समय के बाद उनके चचेरे भाई अमेरिकन बुलडॉग अमेरिकी दक्षिण में ब्रिटिश प्रवासियों के आने के बाद उभर कर सामने आए। इन निवासियों ने असल में खेती के लिए अपने बुलडॉग अपने साथ लाए। पशुपालकों ने कुत्तों को अपने पूर्वजों की तुलना में बड़ा और मजबूत बनाने के लिए पाला। उनका इस्तेमाल जानवरों की रक्षा करने और जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए किया। 1960 के दशक तक जिस अमेरिकन बुलडॉग को आज हम जानते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था। 28 इंच लंबा होने के बावजूद इस जीव का वजन 120 पाउंड था। अमेरिकन बुलडॉग एक हट्टा कट्टा शक्तिशाली जीव है जो हवा में 7 फीट तक छलांग लगाने में सक्षम है। हालांकि वे एक प्यारे परिवार को पालतू बना सकते हैं। सदियों से बुल बैटिंग और रखवाली करने से इस नस्ल पर असर पड़ा है। अमेरिकी बुलडॉग टेरिटोरियल हो सकते हैं और जिन कुत्तों की हमने अभी तक चर्चा की वे सभी अजनबियों के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं होते। वे असल में गैर लोगों के लिए लड़ाकू साबित हो सकते हैं। भाई जरा इस बुलडॉग को इस आदमी के पैर चबाते हुए देखिए। हो सकता है कि इसने उस दूसरे आदमी की भी शर्ट को खा लिया हो। साल 2005 और 2017 के बीच अमेरिकी बुलडॉग संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 15 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार रहे, जो उस समय में कुत्तों के सभी घातक हमलों का 3.5% था। हालांकि नस्ल के परेशान करने वाले इस इतिहास को दोहराना और दोष देना आसान है, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कुत्ता आक्रामक हो सकता है अगर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। क्रूरता प्रभावी रक्षक कुत्ते नहीं बनाती, ये राक्षस पैदा करती है। खैर, ऐसा लगता है कि हम अपनी वॉकीज के अंत पर आ गए। आपका पसंदीदा रक्षक कुत्ता कौन सा था? क्या आप किसी खास कुत्ते से डरते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।